हेलो फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि जो भी हिंदू धर्मावलंबी हैं वो जब भी मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी प्रार्थना भगवान तक कन्वे करने के लिए, वो मैसेज भगवान तक पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले बजाते हैं घंटी। तो ये जो घंटी बजाते हैं या घंटा बजाते हैं उसकी जगह ये नगाड़ा, ढोल, हारमोनियम ये क्यों नहीं बजाते हैं? Why only घंटीज are placed? These bells are placed in temples, in मंदिर्स? Why it is so? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो मेटल की घंटियां लगा रखी हैं हर मंदिर में लगा रखी हैं और जब भी आप उसमें एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप वो एक घंटी बजाते हैं? ऐसा क्यों? इसका एक रीज़न है और वो क्या रीज़न है कि हमारे हाथों की उंगलियों में कुछ टिप्स पर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और जैसे ही ये प्रेशर पॉइंट्स मेटल के ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो देयर आर द जनरेशन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव वाइब्स। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मेटल की घंटियों को अपने हाथ से बजाने से होता क्या है, तो टिप्स पे प्रेशर पॉइंट जनरेट होता है और उससे ब्लड सर्कुलेशन में एक पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है और यही पॉजिटिव एनर्जी मंदिर में बार बार रिकलेक्ट होती रहती है और उसी वजह से मंदिर में हमें इतना सुकून मिलता है। तो ये हुआ क्या? ये हुआ एक रीज़न, ये हुआ एक लॉजिक। और हमारी हिंदू परंपरा में हर चीज के लिए एक लॉजिक है, एक रीजन है, एक रेशनल कारण है और उसी रेशनल कारण की वजह से इसे क्या कहा जाता है, साइंटिफिक भी कहा जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। क्या? तो आपको जानकर सरप्राइज होगा कि ये टॉपिक हमारे इंग्लिश लिटरेचर से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की और विलियम शेक्सपियर अपने आप में बाइबल कंसीडर किए जाते हैं इंग्लिश के। तो जब उनके वर्क्स और प्लेस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में तो थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? वो ये कि विलियम शेक्सपियर कौन से एज से बिलोंग करते थे, विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड अब हमारे काम की बात क्या कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन्स और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और इन डाउट के क्लियर होने के साथ साथ ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, दैट इज गेटिंग द सिलेक्शन इन एग्जाम्स। तो देखते हैं कि क्या वो एज थी, क्या वो टाइम पीरियड था, क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से विलियम शेक्सपियर इतने महान कहे जाते हैं। तो उसके लिए हम देखने वाले हैं, हमें एक माइंड में एक ब्रेन मैप बनाना है। एंड व्हाट इज दैट ब्रेन मैप कि हमारे यहाँ पर हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमारे क्वेश्चंस कैसे आए हैं, राइट? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनका पैटर्न क्या है, उनका मैनर क्या है। वो पैटर्न जानने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए, मैं आपको बार बार ये रिकॉल करवा रही हूँ हर वीडियो में कि हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए उसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। Smart study is there and hard study is there. So when we are doing hard work in studies, may or may not be the selection. But if we do smart study, selection is sure. So what are the cool reasons for that? So the reasons are this. Just watch. So whenever have a look on your papers, have a glance on previous year's papers, in that we will see what? That questions are put up from the age. First of all, second section, ये जो जॉन गाल्सवर्दी का वीडियो और क्लास हमने देखी है उसमें भी मैंने ये चीज़ें डिस्कस की है और आज फिर डिस्कस करूंगी ताकि आपको क्या हो कि ताकि आपको ये पता चले कि पेपर्स में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो कैसा है। देखिए, मैं इसी टॉपिक को बहुत वर्सेटाइल तरीके से, अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली वही फैक्ट्स बताने वाली हूं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कंटेंट्स है, अब उसमें क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें यही तो हमें समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें एक डिटेल स्टडी करनी है किसकी? प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, इनफैक्ट कुछ नहीं सभी, तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका
पैटर्न कैसा होता है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, ना तो नेट का एग्जाम सेम होता है, ना कॉलेज लेक्चरर का, ना रीट का, ना यूपी टेट का, ना पीजीटी का, ये सब सेम नहीं होते। इनके टॉपिक सेम होते हैं। विलियम शेक्सपियर की जगह आपसे बाबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन होगा क्या कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो पैटर्न है, वो अलग अलग पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम है, हमारा जो एग्जाम टीजीटी का एग्जाम है, उसमें ये पैटर्न किस तरह का आता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एज। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, ऑथर के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड इज दिस, एंड द थर्ड, इस एज के बाद उस सोसाइटी का सिनेरियो कैसा था, वो जो सोसाइटी थी जिसमें वो ऑथर लिख रहा है, अपने राइटअप्स लिख रहा है, उस सोसाइटी का सिनेरियो जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सोसाइटी के बारे में हमने जाना, ऑथर के बारे में जाना, एज के बारे में जाना, फिर आपको जानना क्या जरूरी है, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी ऑफ ऑल दी प्लेज और ड्रामाज और सोनेट्स और व्हाटएवर इट इज, तो उसका थोड़ा सा निष्कर्ष आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें से आए ही नहीं हैं। जो भी राइटर का वर्क है, जैसे आप शेक्सपियर्स के ड्रामाज ले लें, तो ड्रामाज में से कभी भी हमारे पेपर में स्टोरी नहीं पूछी गई है, कभी भी उसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है एक अच्छी चीज जिसको मैं यहां पर लिख रही हूं, दैट इज द थीम्स। उस स्टोरी से रिलेटेड, उस ड्रामा से रिलेटेड, उस प्ले से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा, तो थीम्स पूछे जाएंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा, तो मोटिव पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, तो लिटरेरी डिवाइस पूछे जाएंगे। इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे और उसमें यही पाया क्या कि ये शॉर्ट स्टोरी, जो ड्रामास का जो क्रक्स पार्ट है, उसी को पूछ रहे हैं, ना कि इनके कैरेक्टर्स को, ना ही इनकी स्टोरी को। अब इस स्टोरी में से क्या आएगा, तो इस स्टोरी में से आएगा आपका फेमस लाइंस, जो इंपॉर्टेंट लाइंस, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस कैरेक्टर्स के द्वारा बोली गई है, उस कोटेशन से आपसे पूछते हैं कि ये कोटेशन कौन से वर्क में दी गई है या कौन से ड्रामा में बताया गया है। तो विलियम शेक्सपियर के ड्रामा का नाम पूछा जा सकता है, कौन सा, वो आपको लाइन दे देंगे और पूछेंगे ये कौन से ड्रामा में ये लाइन आई है, या फिर ऐसा कर देंगे कि वो ड्रामा के सारे नाम दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इस लाइन को उससे मैच कीजिए। ABCD का फॉर्मेट आ जाएगा और आपको मैच करना होगा। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ इसके थीम्स एंड मोटिव्स। फिर पॉइंट हुआ, अब देखिए आप लाइंस और थीम्स और मोटिव्स कब बता पाएंगे, जब आपको थोड़ा सा अंदाजा तो होगा स्टोरी का, क्योंकि बिना स्टोरी जाने आप ये दोनों पॉइंट्स को कवर अप नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा समराइज फॉर्मेट, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। अगर हम मैकबेथ की बात कर रहे हैं तो मैकबेथ का थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कि मैकबेथ यहाँ पर विलन है, प्रोटैगनिस्ट है, एंटेगनिस्ट है, कौन है। तो ये शॉर्ट स्टोरी जैसा समराइज फॉर्मेट आपको आना चाहिए। सोसाइटी के बारे में अ शॉर्ट ग्लिम्स, ऑथर, age, themes and motives and literary devices and famous lines। अब आप पूछेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पूरे के पूरे सिनेरियो में किससे पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके लाइंस से आए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके थीम्स, लिटरेरी डिवाइस एंड मोटिव्स से पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका बेस क्या है, इनका बेस रहेगा आपका ये सारे पॉइंट्स। They are indirectly connected, interwoven with each other to these points। यहाँ पर ये directly आपको कभी नहीं पूछेंगे, come on say what was the age, what was the century, what was the age of author, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन पूछा क्या जाएगा, famous lines, quotation, पूछा क्या जाएगा, literary devices that we call forms of literature in English, और क्या पूछा जाएगा, themes and motives। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, और ये चीजें आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको क्या नहीं समझ में आया है, ये पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, तो उसका एज पता होना चाहिए। किसका एज, यहाँ पर किसी ऑथर की एज की बात नहीं कर रहे हम, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम एडवर्डियन एज है, यहाँ पर स्पेंसेरियन एज है, एलिजाबेथन एज है। तो इस तरह से ये एज के बारे में जब हम
इंट्रोडक्शन देते हैं तो उस इंट्रोडक्शन से हमारे माइंड में एक ब्रेन मैप बन जाता है, और वो जो ब्रेन मैप बनता है वो मदद करता है हमें ये पॉइंट समझने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट्स हम सीधे सीधे क्रैम नहीं कर सकते, हम इनको रट नहीं सकते कि ओके ओके ऐसा हुआ था और दिस एंड दैट, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप ये सब नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये सेक्शन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चलिए क्विकली टेकिंग यू टू द टॉपिक, दैट इज the age, the author, the society and a brief summarized format of the dramas of William Shakespeare, right? अब Elizabethan age में हमको क्या जानना है? सबसे पहले ये जानना है कि Elizabethan age में हमें क्या पता होना चाहिए। So the very first point which we must know is that Elizabethan age is called Golden Age. Elizabethan age is called Golden Age for the theaters, for English literature. पहला पॉइंट हमारा ये होगा, It was called the Golden Age for English dramas. ठीक है, ये गोल्डन एज कहलाई, और इस गोल्डन एज में भी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हम क्या बोल सकते हैं, दैट इट वॉज द गोल्डन एज फॉर व्हाट, फॉर ड्रामास। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा। सेकेंड पॉइंट हमें एलिजाबेथन एज में क्या जानना है, सेकेंड पॉइंट हमें ये जानना है कि Elizabethan age is also called what? Shakespearean age. ठीक, Elizabethan age is also called Shakespearean age. दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ। अब now I am quickly taking you to the prominent points of Elizabethan age. ये दो पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, क्या कि Elizabethan age गोल्डन एज कहलाई, और उस गोल्डन एज में भी सबसे ज्यादा क्या, वो ड्रामा का सबसे ज्यादा एक सुनहरा स्वर्णिम काल था। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि एलिजाबेथन एज को ही शेक्सपियरन एज भी कहा जा सकता है। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गया है कि शेक्सपियर ने जो भी अपने राइटअप्स लिखे हैं उसकी एज कौन सी होगी, एलिजाबेथन एज। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इन दोनों को एक साथ मान रहे। तो एलिजाबेथन एज और शेक्सपियरन एज एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है। तो दो पॉइंट तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। अब मैं आपको आगे लेके जा रही हूं एक वेरी स्पेशल पॉइंट पे कि एलिजाबेथन एज में ऐसी प्रमुख घटना सोसाइटी में क्या हुई थी। तो जो प्रमुख घटना थी वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एडवर्डियन एज में भी हमने देखा था, जॉन गाल्सवर्दी की वीडियो में मैंने बताया है कि एडवर्डियन एज में सबसे प्रमुख घटना क्या हुई थी, वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड इट वाज अ ट्रांजिशन पीरियड, और ये ट्रांजिशन पीरियड मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें आप। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिजाबेथन एज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई। तो एलिजाबेथन एज में सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड जो हुआ दैट वाज द एपिसोड ऑफ रेनेसांस। ठीक है, इसको हम रेनेसां बोलते हैं। रेनेसां ना होकर ये किस तरह का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, दैट इज कॉल्ड रेनेसांस। ठीक है, तो इस तरह से स्पेल चेक भी आपके एग्जाम में आता है। तो जो स्पेलिंग चेक आता है उसमें वो 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि रेनेसांस की कंप्लीट फुल करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो स्पेल चेक में आपको बताना है कि रेनेसांस की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ये है। तो रेनेसांस एज, ये यहाँ पर ये रेनेसांस एज इस पूरी एलिजाबेथन एज की सबसे प्रमुख घटना है। अब रेनेसांस एज मतलब होता क्या है, व्हाट वाज दैट रेनेसांस, हाउ इट वाज इंटरकनेक्टेड विद द सोसाइटी एंड टू द राइटर्स, ये कैसे कनेक्टेड थी। तो हम देखते हैं कि रेनेसांस मतलब क्या होता है, रेनेसांस मतलब होता है रीबर्थ। फर्स्ट पॉइंट, रेनेसांस मतलब होता है रिवाइवल। तो ये पुनर्जन्म और ये रिवाइवल किसका हो रहा था, तो आइए देखते हैं कि ये एलिजाबेथन एज की सबसे प्रमुख घटना है रीनाइसेंस। और रीनाइसेंस मतलब क्या था, इसका रोल सोसाइटी में कैसा इसने इम्पैक्ट डाला, और क्या क्या ऐसा ट्रांजिशन हुआ जिससे पूरा का पूरा समाज जो था उसने एक परिवर्तन को फील किया। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली एक चीज और पता होनी चाहिए कि रेनेसांस मतलब क्या। तो रेनेसांस मतलब रीबर्थ, उसका मतलब होता है रिवाइवल।
तो फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं पेज चेंज कर रही हूं, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, और सिर्फ इसे सुनकर अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास जब आप इसको वापस रिवाइज करेंगे तब लिख लें, अभी सुन लें। तो ये पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए किसके, एलिजाबेथन एज के। अब हम अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पर जाने वाले हैं, दैट इज रेनेसेंस एज। अब ये रेनेसेंस जो एलिजाबेथन एज में हुआ था वो क्या था, उसका शाब्दिक अर्थ क्या था? शाब्दिक अर्थ था रीबर्थ या रिवाइवल। अब ये क्या मुख्य घटना थी, इसको हम आगे देखते हैं। अब रेनेसेंस जैसा हमने देखा, रेनेसेंस व्हाट वाज इट, वापस इसको रिकॉल करें। रेनेसेंस मींस रीबर्थ। अब ये रेनेसेंस जो एलिजाबेथन पीरियड में हुआ था ये था क्या, इसकी भी हम समराइज फॉर्मेट देखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस पुटअप नहीं होंगे। क्वेश्चंस पुटअप होंगे मोटिव से, थीम से, लिटरेरी डिवाइसेस से और कोटेशन से। लेकिन फिर भी इन चारों पॉइंट्स का जो आधार है, जो फंडामेंटल है, वो क्या है? ये एज। तो रेनेसेंस जो रीबर्थ कहलाता है वो बेसिकली था क्या? देखिए इस टाइम में क्या होने लगा था, तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इंटरैक्शन बहुत ज्यादा होने लगा था, जिसको हम आज के वर्तमान युग में कहते हैं भूमंडलीकरण। तो ये जो ग्लोबल एज की स्टार्टिंग थी, traders were moving from here to there were various discoveries, there were various inventions, ये बहुत सारी चीजें समाज में चल रही थी। और इसी चीजों के साथ में क्या हुआ था, बहुत सारे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग भी सोसाइटी में आ गए थे। There were various intellectual persons available in this age। और ये जो इंटेलेक्चुअल पर्सोना थे, इन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। क्या अपॉर्चुनिटी? कि यहाँ पर ये ग्लोबल पीरियड जो चल रहा है, ये जो इंटरैक्शन चल रहा है, ये जो पूरे संसार को एकजुट में पिरोने की कोशिश की जा रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, तो उसमें सबसे अहम किरदार कौन निभाता है? तो सबसे अहम किरदार आपका निभाएगा इंटेलेक्चुअल पर्सोनास। जैसे कि आपने देखा कि राजा राम मोहन रॉय कैसे वो विरोध करते हैं सती प्रथा का, और फिर फाइनली इसको एक कानून बना दिया जाता है। कैसे गोल्डन एज, जिसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुप्तास एज जो कहलाती है, वो हमारे भारतीय इतिहास में गोल्डन एज के नाम से दर्ज है। तो ये गोल्डन एज गुप्तास को क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। तो उसी तरह से जो रेनेसा का पीरियड था, वो पीरियड रीबर्थ, पुनर्जन्म का काल कहलाया। और ये पुनर्जन्म किसका हुआ? तो पुनर्जन्म हुआ किसी बच्चे का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, दैट वॉज द रीबर्थ ऑफ व्हाट? ग्रीक कल्चर। जो भी ग्रीक और रोमन कल्चर थे उनका पुनर्जन्म हुआ। ये सारे के सारे ग्रीक और रोमन जो आइडियाज थे, इन आइडियाज का पुनर्जन्म हुआ। इन विचारों को वापस लोगों ने गौर फरमाना शुरू किया कि जो ग्रीक कन्वेंशंस थे, जो ग्रीक परंपराएं थी, जो ग्रीक विचारधारा थी, उसे इन लोगों ने वापस सोचना शुरू किया। और ये जो वापस सोचना शुरू किया, ये इंटेलेक्चुअल पर्सोना का सबसे मेन थीम था कि ये जो ग्रीक कल्चर है, इनके विचारों को वापस क्या किया जाए? रिवाइव किया जाए। तो जब ये रिवाइव कर रहे हैं तो ये आइडियाज तो कैसे हैं? पुराने, लेकिन लोग कैसे हैं? नए। तो पुराने विचारों को नए लोगों ने फिर से व्याख्या की, फिर से उसका क्या किया? पूरी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की, और उसके बारे में लोगों को बताया। क्या बताया? उसका निष्कर्ष अभी हम देख रहे हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि रेनेसांस पीरियड में व्हाट वाज इट? दैट वाज द रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ व्हाट? ग्रीक कल्चर के आइडियाज और थॉट्स का रीबर्थ था। ये जो थॉट्स हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ। और इन विचारों को जो पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म यानी कि मतलब क्या? पुनर्जन्म मतलब इन विचारों को जो कि पुराने हैं, जो कि ग्रीक कल्चर से रिलेटेड है, उनकी व्याख्या की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? इन इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा की जाएगी। और जब भी ये इंटेलेक्चुअल लोग व्याख्या करेंगे तो वो सारा एक्सप्लेनेशन कैसा हो जाएगा? ग्लोबल। पूरे संसार में ये शब्द जो हैं, ये
व्यापक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स आपके इंटर रिलेटेड हैं किससे, रेनेसांस पीरियड से। और ये रेनेसांस पीरियड कब हुआ, तो एलिजाबेथन टाइम पर हुआ। और एलिजाबेथन एज में जब ये पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, तो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ने ग्रीक कल्चर के थॉट्स को वापस से रीबर्थ किया, रिवाइव किया, उनको वापस से सोचना शुरू किया। और जब उन्होंने ये थॉट्स सोचे तो उसमें किसका तड़का लगाया, उन्होंने तड़का लगाया लॉजिक का, उन्होंने तड़का लगाया किसका, रेशनल थॉट्स का। रेशनल यानी कि तार्किक, लॉजिक यानी कि तार्किक। तो रेनेसांस जो पीरियड था उसमें इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ने इन थॉट्स को जो वापस रिवाइव किया, उस रिवाइव में सबसे मुख्य आधारशिला क्या थी, तो दैट वाज लॉजिक एंड रेशनल। जैसा कि मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि मंदिर में जाते ही जो घंटी बजाई जाती है उसका क्या निकला, तर्क, उसका क्या निकला, लॉजिक एंड रेशनलाइजेशन। सो यहाँ पर यही तर्क, यही लॉजिक और रेशनल फीलिंग्स, रेशनल थॉट्स रेनेसा के क्या बनते हैं, आधारशिला बनते हैं। और सभी को पता है कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये थॉट्स तो पुराने हैं लेकिन इनको नए कवर पेज के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एंड व्हाट वाज दैट फंडामेंटल थॉट बिहाइंड दैट, दैट वाज लॉजिक एंड रेशनल। और यही लॉजिक और रेशनल आगे जाकर पूरे ग्लोब के अंदर, क्योंकि ये शब्द थे, ये विचार थे, तो यहाँ पर हम कहते हैं ना कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद का विचार कभी नहीं मरेगा, वो अमर है। तो यहाँ पर विचारों की बात की जा रही है, थॉट्स और वर्ड्स की बात की जा रही है। आज भी हम सुनते हैं कि भगवत गीता में बता रखा है निष्काम कर्म का आइडियोलॉजी। तो ये निष्काम कर्म ये कितने हजारों वर्ष पूर्व की घटना है कि अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हुआ था, उसमें ये बात बताई गई थी। लेकिन आज भी वो शब्द उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस युग में थे। उसी तरह से ये सारे थॉट्स को जब तर्क की कसौटी पर चुना गया, परखा गया और उसके बाद ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में समान रूप से एप्लीकेबल हो गए, समान रूप से एक्टिवेट हो गए। तो ये था हमारा रेनेसांस का छोटी सी समरी, किसमें, एलिजाबेथन एज में, कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, किस पर आधारित होगा, लॉजिक एंड रेशनल आइडियाज पर आधारित होगा। अब पुराने जमाने में कहते हैं कि खादी के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? पहले तो किसी तरह का इस तरह के वस्त्र नहीं थे, होजरी जैसे लाइक्रा कुछ मटेरियल आता है, नाइलॉन जैसे, सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पे दिया जाता था, कॉटन के कपड़ों पर। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़ों की विशेषता होती है क्या, कि वो सर्दी में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि कॉटन क्लोथ्स वियर करने चाहिए। तो हर चीज के पीछे लॉजिक हुआ कि नहीं? जो हम घंटियां बजा रहे हैं और हम डायलॉग मारते हैं कि हे भगवान, मैंने आज तक कभी तेरे से कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांगता हूं कि मेरा सिलेक्शन कर दे, तो उसी तरह के जो डायलॉग्स हैं इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और कुछ ना कुछ रेशनल आइडियाज भी छुपे हुए हैं जो हम आज तक नहीं जान पाए और हम जानना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में हम ये मानते हैं कि होगा कोई कारण, होगा कोई रीजन, हमें क्या मतलब, हमें तो बस ऐसे ही करना है। जैसे कहा जाता है कि कभी भी दूध के साथ आप नमक ना खाएं, लेकिन यहाँ पर शादियों में, पार्टियों में दूध के साथ आप पापड़ खा रहे हैं, कोई मिल्क शेक के साथ आप कुछ भी चीज ले रहे हैं जो कि सॉल्ट कंसंट्रेट है उसमें। तो इस तरह से आप सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर रेनेसांस में क्या था, एवरीथिंग वॉज बेस्ड ऑन, अब मैं एक अलग कलर से लिखती हूं ताकि आपको याद रहे, everything was based on scientific notions। ठीक है, सब कुछ आधारित था किस पर, साइंस पर। क्योंकि साइंस क्या कहती है, साइंस ये कहती है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए, हर चीज का प्रूफ होना चाहिए, हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास सारे पॉइंट्स उपलब्ध हो गए, किस चीज के लिए, रेनेसांस के लिए। तो ये रेनेसांस में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज लॉजिक, rational and scientific ideas were the fundamental unit of what, Renaissance period, and Renaissance period was very much influenced in the Elizabethan age, right? तो यहाँ तक हमने ये चीजें सीख ली है
और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब बहुत आसानी से, बहुत इजीली समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। उन सारे कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और उनका विश्लेषण भी करती हूँ कि आपकी क्या क्या डिमांड आप कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, कि कैसा एक्सप्लेनेशन और चाहिए, कैसा आपको PDF चाहिए, कैसे आपको इनके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट चाहिए, कैसे आपको इनका कुछ रिटन मटेरियल चाहिए, वो सब मेरे एक्नॉलेजमेंट में आ जाता है। तो डू प्रोवाइड योर comments, your ideas, your questions, your queries in comment box। तो इस तरह से हमने ये चीज देखी, that was Renaissance। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रेनेसेंस जो कि एलिजाबेथन पीरियड से जुड़ा हुआ है, उसका इम्पैक्ट वो कैसे, क्या इम्पैक्ट था उसका, कैसे वो जुड़ा, तो उससे रिलेटेड हम एक बात और सीखने वाले हैं। एंड व्हाट इज दैट फैक्ट? दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म, मानववाद। ह्यूमनिज्म भी किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमनिज्म जुड़ा हुआ है आपके किससे? रेनेसेंस पीरियड से। कैसे ये जुड़ा हुआ है? मानववाद होता क्या है? मानववाद मतलब गिविंग प्रायोरिटी, प्राथमिकता देना। किसको प्राथमिकता दी जा रही है? ह्यूमैनिटी को प्राथमिकता देना, HB पेंसिल को प्राथमिकता देना, दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो HB को ज्यादा प्राथमिकता देना, मानवता को ज्यादा प्राथमिकता देना, किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू चर्च। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर आप, हमारे भारत देश में आप एक सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आपने एक और नाम सुना होगा कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय। ठीक है, अब ये जो जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, वो क्या था? जैन और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ, क्या आपको पता है उसके कारण क्या थे? उसके कारण थे ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण वर्ग में इतनी ज्यादा कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, जिसकी वजह से उत्पत्ति हुई, देयर वॉज द बर्थ ऑफ जैनिज्म एंड बौद्धिज्म ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिंदुइज्म। कर्मकांडवाद भी आपने वर्ड सुना होगा। तो बहुत ज्यादा ब्राह्मणवाद और कर्मकांडवाद इस सोसाइटी में था। क्या था? इसको एक लाइन में देखें कि जैसे समाज में जो कि मिडिल पर्सन है, मीडियोकर पर्सन है, मैंगो मैन है, ये सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। और संस्कृत के ज्ञाता कौन होते थे? ब्राह्मण वर्ग। और ये ब्राह्मण वर्ग क्या करने लगे? तो ये कहने लगे मिडिल पर्सन, मिडिल कैडर को कि आप क्या करें, जैसा हम संस्कृत में व्याख्या कर रहे हैं वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो किसके भागी बनेंगे? पाप के भागी बनेंगे और नर्क में जाएंगे। इस वजह से सारे साधारण लोग, ये जो ब्राह्मण धर्म है, ये जो कर्म कांड है, इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनसे कहा गया कि आपको ये रीति रिवाज, ये संस्कार करने होंगे, ये यज्ञ करने होंगे, इस तरह के अनुष्ठान करने होंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो किसके भागी बनेंगे? नरक के। तो इस वजह से उनको ये कर्मकांड कराने पड़ते थे। और कर्मकांड कराने के बाद हुआ क्या? तो बेसिकली ये ब्राह्मण वर्ग जो है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता था? दक्षिणा लेता था, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए थे कि क्या ऐसा जरूरी है कि हम दाह संस्कार करें? क्या ऐसा जरूरी है कि बच्चे के जन्म पर पुंसवन संस्कार हो और उसके बाद में ब्राह्मण को बुलाया जाए और फिर वेद का मंत्रोच्चारण किया जाए, संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया जाए और दक्षिणा दी जाए? क्यों ऐसे हम परेशान हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो ईश्वर है और जो मानव है, उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी किसको माना गया? ब्राह्मण को। और ये ब्राह्मण कर्मकांड में लोगों को फंसाकर और बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। इसी वजह से उत्पत्ति हुई एक नए धर्म की, दैट इज कॉल्ड जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, क्योंकि उसमें उस वक्त ये कर्मकांड जो थे वो डेवलप नहीं हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग आकर्षित हुए किसके प्रति? जैन और बौद्ध धर्म के प्रति। ये कहानी मैंने आपको सुनाई। अब हम आ जाते हैं अपने इंग्लिश वर्ल्ड में। इंग्लिश वर्ल्ड में क्या हो रहा था? जो चर्च था और चर्च का जो प्रीस्ट था, ये प्रीस्ट क्या करता था? पूरी की पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करता था। प्रीस्ट ही बताता था कि आई एम द मीडियोकर पर्सन, आई एम द लिंकिंग डिवाइस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग।
और जो भी होगा वो मेरे माध्यम से ही होगा। जैसे आपने अमिताभ बच्चन की पुराने जमाने की जो मूवीज देखी है, उसमें आता है कि वो जो चर्च में कन्फेशन कर रहा होता है, एक जाली बनी होती है और जाली में खड़े होकर वो कन्फेशन कर रहा होता है कि प्लीज गॉड आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जो काम किए हैं उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। तो व्हाट वाज दैट? द प्रीस्ट वाज having the complete speech, and then after this person allow the other person that confession is there and now you are relieved from your all bad deeds। तो क्या हुआ, ये प्रीस्ट जो चर्च का होता था ये सोसाइटी को पूरी तरह से डोमिनेट करता था, एकाधिकार होता था। उस टाइम पे कोर्ट्स, उस टाइम पे मिनिस्टर्स, उस टाइम पे किसी तरह की गवर्नमेंट प्रिवेलिंग ना होके सारा का सारा पावर्स जो था किसके पास था? प्रीस्ट और चर्च के पास था। And all the people were following the rules and regulations directed by the church and the priest. But finally what happened? They got frustrated with the activities of church and priest. And these persons were called what? Protestant. और ये प्रोटेस्टेंट का क्या मानना था कि चर्च और प्रीस्ट और गॉड, इन सब में चर्च और प्रीस्ट की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। जैसा कि हमारे भक्ति आंदोलन में भी कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर मानव को अपने ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसका डायरेक्ट कनेक्शन गॉड से हो सकता है। विदाउट दीज मीडियोकर पर्सन्स दैट इज कॉल्ड प्रीस्ट, हम सीधे सीधे ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड दैट वाज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि ईश्वर जो है, जो स्वर्ग नरक के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो गरम तेल में जलेबियों जैसे हम तले जाएंगे अगर हमने कुछ पाप किए हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या हैं? वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे वर्ल्ड के हैं जो कि परलौकिक हैं। और इस वर्ल्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं? इहलोक से संबंधित हैं। तो परलोक हो गया और इहलोक मीन्स द वर्ल्ड आफ्टर द डेथ एंड द वर्ल्ड बिफोर डेथ। तो यहाँ पर इस ह्यूमनिज्म ने फोकस किया किस पर? द वर्ल्ड बिफोर डेथ, नॉट आफ्टर द डेथ। उसने सबसे ज्यादा फोकस किया कि इस दुनिया में रहते हुए ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मानवता के लिए थोड़ा सा सेंसेशन रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। और हमारा सारा फोकस ईश्वर, स्वर्ग, नरक, कर्मकांड, यज्ञ, इन पे ना होकर किस पे होना चाहिए? इस व्यक्ति की, इस ह्यूमन बीइंग की, मानव प्रजाति की भलाई में हमें अपना सारा जीवन लगा देना चाहिए। दैट वॉज ह्यूमनिज्म। That was completely concentrated on the idea, on the notion of this world rather than that world. And what was that world? That was the world after death. तो डेथ के बाद क्या होता है, इस पे ज्यादा फोकस न करके ह्यूमनिज्म वाले आइडियोलॉजी के लोगों का फोकस किस पे था? लोगों का फोकस था ह्यूमैनिटी पे, लोगों का फोकस था ह्यूमन बीइंग पे, लोगों का फोकस था फील पे, लोगों का फोकस था सिंपैथी पे, लोगों का फोकस था इमोशंस पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमनिज्म वाले लोगों ने इन सबको खारिज कर दिया। किसको खारिज कर दिया? चर्च एंड प्रीस्ट एंड डिस्कसिंग अबाउट गॉड एंड आफ्टर द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज ओके, एंड नाउ दे आर पैसिव। ये सारी चीजें उनके लिए क्या हो गई? निष्क्रिय। और सबसे ज्यादा फोकस किस पे हुआ? ह्यूमैनिटी पे। सबसे ज्यादा फोकस किस पे हुआ? ह्यूमन बीइंग पे। तो इस तरह से जब फोकस का जो ध्यान का केंद्र है वो यहां से शिफ्ट होकर कहां आ गया? ह्यूमन बीइंग्स पर आ गया। इसी को हम कहते हैं ह्यूमनिज्म। इसी वर्ल्ड पर जब चर्चा की जाती है, इसी दुनिया पर जब चर्चा की जाती है जो कि पित्तल की बनी है, दुनिया पित्तल की, तो यहां पर इसकी जब चर्चा की जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमनिज्म कहेंगे। देखिए ये सारी चीजें मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने ला रही हूं, ये किसी बुक का कट कॉपी पेस्ट नहीं है। मैं बहुत मेहनत करती हूं कि वीडियोस मैं ऐसे प्रोवाइड करूं जिससे आप सभी बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको ये चीजें समझ में आए। उसके लिए मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज का भी प्रयोग करती हूं और कोशिश करती हूं कि 100% कंटेंट जो है मैं आपको दे सकूं। तो उसी कोशिश में अगर
मुझसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो वो मैं फिर से रेक्टिफाई करती हूँ, अपनी क्लासेस के बाद जाकर फिर से उसको वेरीफाई करती हूँ। लेकिन ये जो कंटेंट है ये बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है, इसलिए आप इस कंटेंट को नोट्स जरूर बनाएं। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी एट द लास्ट ऑफ द क्लासेस, बट उससे पहले नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करी हुई, ये कहीं पे भी रेडीमेड मटेरियल नहीं है जिससे मैं पढ़ के और आपको यहाँ पर आगे कन्वे कर देती हूँ। ये सारा मटेरियल मैंने खुद ने पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स। सो ये सारा एक्सपीरियंस जो है ये एक्यूमुलेट होके सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो इसलिए आप जो भी कमेंट्स देते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और जो सजेशंस होते हैं उन सजेशंस को मैं वापस इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करती हूँ कि क्या आपकी क्वेरीज हैं और उसको मैं कैसे फुलफिल कर पाऊँ। तो इस तरह से हमारी जो क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा। ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि एक वर्ल्ड ये है, एंड दैट वर्ल्ड वॉज पैसिव। किसके लिए पैसिव था, किसके लिए निष्क्रिय था? मानवतावाद लोगों के लिए। और ये ह्यूमनिज्म क्या था? एक कॉन्सेप्ट था ना। इस ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग इसको निष्क्रिय मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं? इसको वो एक्टिव मानते हैं। किसको? इन चीजों को वो एक्टिव मान रहे हैं। दैट इज ह्यूमैनिटी, दैट इज ह्यूमन बीइंग, दैट इज द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। इस प्रेजेंट डे वर्ल्ड को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं एज कंपेयर टू द वर्ल्ड आफ्टर डेथ। तो यहां पर ये ह्यूमनिज्म की परिभाषा हुई, जिसे हम हिंदी में मानवतावाद कहते हैं। तो दो फैक्ट्स हमने और सीखे। क्या? कि रेनेसेंस का पीरियड एलिजाबेथन का टाइम में चल रहा था। रेनेसेंस मतलब रीबर्थ था। रेनेसेंस में इंटेलेक्चुअल लोगों ने पार्ट लिया, और इंटेलेक्चुअल लोगों ने पार्ट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर ग्रीक कल्चर को रिवाइव करा जा रहा था। ग्रीक कल्चर को जो रिवाइव करा जा रहा था, उसके जो थॉट्स थे उनको प्रेजेंट किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन एंड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। इन सब की मदद से वापस पुराने कल्चर को रिवाइव किया जा रहा। रिवाइव करने के बाद ये ग्लोबल तरीके से चारों ओर फैल गए। तो इस तरह से हमने रिनेसेंस का एक सेगमेंट देखा। उसके बाद हमने देखा ह्यूमनिज्म। अब ह्यूमनिज्म में हमने क्या देखा कि परलोक से ज्यादा इहलोक पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे विचारधारा वाले लोगों को हम कहते हैं ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी, ह्यूमनिज्म सपोर्टर्स। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई, और रेनेसांस जो है वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि शेक्सपियरन एज, एलिजाबेथन एज, और इस सब एज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका था वो था ह्यूमनिज्म एंड रेनेसां। ये दो पॉइंट मैंने आपके टीजीटी के पर्सपेक्टिव से बताए हैं, और ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर मददगार साबित होंगे, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे का सेगमेंट और हमें क्या सिखाता है। तो आगे अब हम आ जाते हैं अपने कोर सेक्शन पर, क्योंकि हम एलिजाबेथन एज डिस्कस कर चुके हैं, रेनेसां डिस्कस कर चुके हैं, और ह्यूमनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि शेक्सपियरन जो राइटर्स हैं, जो शेक्सपियरन के लेख हैं, उनमें क्या क्या प्रोमिनेंट पॉइंट्स हमको याद रखने। फर्स्ट प्रोमिनेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? एज इट वॉज द एज ऑफ ड्रामा, एज इट वॉज द एज ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ ड्रामाज। तो यहाँ पर ये ड्रामास का थीम क्या रहता था? दो शेक्सपियर के जितने भी ड्रामास थे उसमें से कलेक्टिवली मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामास थीम क्या था? ड्रामास का थीम, अक्सर ड्रामास का थीम जो रहा करता था वो रहा करता था रिवेंज। Because during this golden age of dramas in Elizabethan period, the theme of dramas were basically based on revenge. तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रामास जो शेक्सपियर ने लिखे हैं वो कैसे हैं, उनका थीम क्या है? तो बेसिकली दे हैव द थीम ऑफ रिवेंज। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है?
नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ड्रामास जितने भी उस टाइम के हुआ करते थे, एलिजाबेथन टाइम के जो ड्रामास थे उनकी स्पेशलिटी क्या थी, या फिर शेक्सपियर के जो ड्रामास थे उनकी स्पेशलिटी क्या थी। तो शेक्सपियर के जो ड्रामास थे उनकी स्पेशलिटी अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, अभी हमने एक वर्ड सीखा, दैट वाज बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म, और वी कैन से दैट वाज कंप्लीटली फ्री। देखिए ये भी आप लिख लीजिएगा, द ड्रामास वर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम, द ड्रामास वर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल आइडियाज, from personal thoughts or ideas, and they were based on what? They were based on the ideas of, they were the mouthpiece of humanity, mouthpiece of humanity। अब ये mouthpiece of humanity के मतलब क्या, जो भी मानववाद से संबंधित बातें हैं, जैसे कि असत्य पर सत्य की विजय, सत्य का झूठ पर जो है वो डोमिनेट होना, या फिर आपका हमेशा सत्य परायण होना, या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे कुछ थीम, या फिर हमेशा लालच बुरी बला है, इस तरह के वर्च्यूज एंड वाइसेस जो कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हैं, वही इस ड्रामा के जो थे मेन थीम हुआ करते थे, वही इस ड्रामा के जो थे बेसिक आइडियाज हुआ करते थे, विच वर द माउथपीस। माउथपीस मतलब क्या होता है, सभी मानव प्रजाति के लिए समान रूप से उपयोगी। इसमें पर्सनल थॉट्स को कहीं पे भी जगह नहीं दी जाती थी, सो दैट वाज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि शेक्सपियरन ड्रामा या फिर एलिजाबेथन ड्रामा का जो मेन थीम होता था वो क्या होता था, बदला लेना, रिवेंज। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या था, अभी हमने सीखा कि ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, और जब भी मानवतावाद की बात की जाएगी तो आप किसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप चर्च, प्रीस्ट और गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, आप परलोक की बात नहीं कर रहे हैं, और आप अपने पर्सनल आइडियाज की भी बात नहीं कर रहे हैं। पर्सनल आइडियाज से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर्सनल आइडियाज मतलब जो पोएट के खुद के, जो प्ले राइटर के जो खुद के थॉट हैं, वो खुद के थॉट इस ड्रामा में कहीं पे भी देयर इज नो रूम फॉर पर्सनल आइडियाज ऑफ अ प्ले राइटर। इसमें प्ले राइटर को खुद को क्या सही और गलत लग रहा है वो इस ड्रामा में कभी भी जो है वो प्ले नहीं किया जाता। जो प्ले किया जाता है वो किससे रिलेटेड होता है, इट इज कंप्लीटली डीलिंग और डेल्ट विद द माउथपीस ऑफ ह्यूमनिज्म। ये ह्यूमनिज्म का माउथपीस होता है, यानी कि ये संपूर्ण मानव प्रजाति को कुछ सीखने के लिए दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें जो सीख रहे हैं वो सीखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमने जो देखा वो हम इसमें क्या देखने वाले, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं कि सम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फिक्शन, सम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर वर्किंग इन ईच एंड एवरी ड्रामा ऑफ शेक्सपियर। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं किसमें, ड्रामा में। जैसे आपने रामानुज की मूवी देखी होगी, सुपर 30 के आनंद सर का भी जो कोचिंग सेंटर है उनका नाम भी रामानुज रखा है उन्होंने। तो ये रामानुज जो मैथमेटिशियन थे, ये बेसिकली कहा करते थे कि मुझे इतनी मैथ्स और इतनी मैजिकल मैथ्स जो आती है उसके पीछे कारण क्या है कि जब भी मैं सोता हूँ और मुझे सपने आते हैं और उन सपनों में ईश्वर खुद आते हैं और वो कुछ फॉर्मूलाज लिख के चले जाते हैं और मुझे बाद में पता चलता है कि ये फॉर्मूलाज जो हैं ये मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा माइलस्टोन प्रूव कर सकते हैं। तो अब जो नॉर्मल लोग हैं क्या वो इसे इजीली मान लेंगे कि हाँ हाँ इसके सपने में तो रात को भगवान आते हैं और वो डायरेक्ट करते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करो। तो यहाँ पर दिस इज कंप्लीटली एन अनयूजुअल एपिसोड टू बिलीव, और जो कि आसानी से बिलीव न किया जाए, जो कि दैवीय शक्तियों से रिलेटेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, गुजरात में एक साधु महाराज हैं जिसे हम जानते हैं प्रहलाद जानी के नाम से। अब ये प्रहलाद जानी जो हैं इनको चुनरी वाले बाबा भी कहते हैं। अब ये चुनरी वाले बाबा जो हैं ये क्या कर रहे हैं, तो ये पिछले 70 से 80 सालों से इन्होंने कुछ भी न खाया है न पिया है, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कंप्लीटली हेल्दी पर्सनैलिटी। हाउ इट इज सो,
दैट इज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। या फिर अभी मैंने जो आपको नोशन बताया कि रामानुज के सपने में कोई दैवीय शक्ति आती है, ईश्वर आते हैं और वो ईश्वर कुछ मैथ्स के फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बातें उनको बता के और चले जाते हैं। हर सपने में ऐसा होता है और उसके बाद जब वो इस संसार में इन चीजों को बताते हैं तो एवरीबडी इज अमेज्ड विद दिस फैक्ट। तो यहाँ पर क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। उनके लिए कहा जाता है कि वो काली माता की जो मूर्ति है, जो उनके आराध्य देवी थी, उनसे वो बातें किया करते थे। तो कैसे पॉसिबल है? क्या हम बातें कर सकते हैं भगवान से? हमें तो वो दिखते ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो कैसे बातें हो सकती है भगवान और इंसान के बीच में? सो व्हाट इज दैट? दैट इज supernatural elements, and those supernatural elements were having their significant place in Elizabethan period. हमेशा आप देखेंगे कि शेक्सपियरन के जितने भी ड्रामा हैं वो कैसे हैं? दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन supernatural elements. And what are those supernatural elements? They are hard to believe. They are completely unusual in their manner. ये मतलब हमेशा हमें एक सोचने पे मजबूर कर देते हैं, हमें एकदम शॉकिंग स्टेट में डाल देते हैं। वी आर इन परप्लेक्स्ड मूड व्हेनेवर वी सी दैट हाउ दीज सुपर एलिमेंट्स कैन वर्क एज अ मिरेकल, एज अ मैजिक। और ये सारा काम होता था किसमें? शेक्सपियर के ड्रामाज में। क्या होता था? तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। और इन ड्रामास को ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता था? इन ड्रामास को ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज होते थे, जिसको हम कहते हैं असाइड एंड सॉलिलकी। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइड एंड सॉलिलकी? दीज बोथ आर व्हाट? दे आर ड्रामेटिक डिवाइस। ये ड्रामा में यूज करने वाले उपकरण हैं, डिवाइस है, माध्यम है। और ये होते क्या है? तो एसाइड और सोलिलिकी जो है ये अपने आप में थोड़े से मैचिंग भी है और थोड़ा सा डिफरेंस भी इनमें है। व्हाट इज दैट? आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जब एपिसोड खत्म हो गया होता है तो लास्ट में अचानक से क्या होता है, तो तारक मेहता जो है वो साइड में आके कुछ ना कुछ, मेहता साहब जो उसमें बनते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो साइड में आके सारे कैरेक्टर्स जो है अलग बातें कर रहे हैं एंड दे आर बिहेविंग एज इफ दे आर नॉट एबल टू हियर वॉट एवर दैट मेहता सर इज सेइंग। तो यहाँ पर ये मेहता साहब अलग से आते हैं कॉर्नर में और आपको बताते हैं कि देखिएगा अगला एपिसोड जरूर कि तारक मेहता के उल्टे चश्मे में ये जो जेठालाल है ये कैसे अपनी गुत्थी को सुलझाता है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाता है। तो ये प्रॉब्लम सुलझाएगा कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा उलझेगी, ये जानने के लिए आगे वाला एपिसोड जरूर देखें। सो व्हाट इज दैट? असाइड। क्योंकि उसमें ये जो व्यक्ति है ये ऑडियंस से बात कर रहा है। ऑडियंस से बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? तो तारक मेहता को उल्टा चश्मा का सीरियल के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर ये तो हो गया असाइड, जिसमें दूसरे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जो भी ये व्यक्ति कह रहा है वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन सॉलिलकी में क्या होता है? सॉलिलकी में जो कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है, वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स जो है वो किसके सामने प्रस्तुत करता है? ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इसमें क्या हो रहा है? एपिसोड से रिलेटेड, उस ड्रामा से रिलेटेड बात बताई जा रही है, दैट इज असाइड। लेकिन सॉलिलकी में ड्रामा से रिलेटेड बात नहीं बताई जा रही है। द कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू द माइंड ऑफ दैट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर अपनी खुद की मनस्थिति, इनर मोस्ट थॉट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सॉलिलकी। ठीक है, सॉलिलकी में क्या होगा? इनर मोस्ट थॉट्स। क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है क्या सॉलिलकी में? बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है। सॉलिलकी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अंतर्द्वंद होता है, असमंजस की स्थिति होती है। लेकिन किसके मन में? कैरेक्टर के खुद के माइंड में। लेकिन असाइड में जो असमंजस की स्थिति होती है वो किस में होती है? माइंड में नहीं होती है। किस में होती है? उस एपिसोड में होती है, उस ड्रामा में होती है, जो कि प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? एक कैरेक्टर के द्वारा टू द ऑडियंस। सो दीज आर द मीडियम्स टू कनेक्ट द कंप्लीट ड्रामा टू द ऑडियंस।
वो ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए जो लिटरेरी डिवाइस इस एलिजाबेथन पीरियड में यूज किए गए, दैट वाज द प्राइमर फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स, the prime literary devices which were used in Elizabethan period was aside and soliloquy. ये दोनों डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज किए गए एंड दे बिकेम वेरी वेरी फेमस एंड द प्रोपोनेंट वाज शेक्सपियर. शेक्सपियर ने इन दोनों जो लिटरेरी डिवाइस है इन दोनों को बहुत ज़्यादा फेमस किया. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि आपको नोट डाउन करने हैं. व्हाट इज दैट? कि ड्रामा का बेसिक थीम क्या रहा था यहाँ पर? रिवेंज. ह्यूमैनिज्म मतलब क्या था? तो ह्यूमैनिज्म मतलब ये मानव प्रजाति के बारे में पूरा का पूरा जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है वो बताता है. फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो कि बहुत अनयूजुअल होते हैं, असाधारण होते हैं, और कैसे होते हैं? फिक्शनल भी होते हैं. फिक्शनल मीन्स नॉट रियल. तो ये सारे फिक्शनल जो कैरेक्टर्स होते हैं ये इस ड्रामा की मुख्य विशेषता होती थी. और क्या था कि लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज किए जाते थे. और वो लिटरेरी डिवाइस क्यों यूज किए जाते थे? वो बताया जाता था कि मानव प्रजाति से संबंधित जो सामने ऑडियंस बैठे हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, और उन ह्यूमन बीइंग्स को उस ड्रामा से डायरेक्टली कनेक्ट करने का एक ही तरीका था, दैट वाज असाइड एंड सलिलकी. तो ये मेजर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे किस पीरियड के? एलिजाबेथन पीरियड के. किसने लिखे थे सबसे ज्यादा? शेक्सपियरन ने. तो यहाँ पर शेक्सपियर का थोड़ा सा हम एक बायोग्राफी टाइप जान लेते हैं कि उनका बर्थ कब हुआ था, फिर उन्होंने प्लेस कितने लिखे एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दोज प्लेस. ये सब फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि ये फैक्ट्स से क्वेश्चन आएंगे क्या? मुश्किल है. लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चंस पुट अप होने की बनती है वो किसकी बनती है? इंपॉर्टेंट कोटेशंस. और किसकी बनती है? लिटरेरी डिवाइस और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. और ये कौन से ड्रामा से लिया गया है, वो आपसे कुछ भी पूछ लें कि ये कौन से ड्रामा से ये लाइन ली गई है तो आप इजीली उनको बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि शॉर्ट समरी उस पूरे ड्रामा की हम कर लेंगे. हम थोड़ा सा शॉर्ट समरी उस जो गोल्डन पीरियड का जो सबसे डोमिनेटिंग पार्ट था, डोमिनेटिंग पर्सोना था शेक्सपियर, उनको हम थोड़ा सा देख लेंगे. और इन शॉर्ट स्टोरी और शेक्सपियर को देखने के बाद हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो कि उस पर्टिकुलर ड्रामा में से बनती है वो डिस्कस कर लेंगे एंड दैट्स इट. उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होने के चांसेस 0.99% हो जाएंगे. क्योंकि देखिए डेटॉल भी कहता है कि 99.99% जर्म्स को किल कर सकते हैं, 100% तो वो भी नहीं कहता. तो यहाँ पर हम भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम जरूर इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग में ले पाएंगे. तो ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे. आगे चलते हैं. नाउ हियर यू कैन सी ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस फॉर यू फॉर व्हाट रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर. तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है? तो इनका बर्थ प्लेस क्या था, और इनका बर्थ जो DOB था, डेट ऑफ बर्थ, वो क्या था? तो 23 अप्रैल 15 अप्रैल इसको कहा जाता है. अगर IPA ट्रांसक्रिप्शन में आपसे पूछा जाए तो ये अप्रैल ना होकर क्या कहा जाता है इसको? अप्रैल. So 23rd of April 1564 is the birth date of what? William Shakespeare. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, स्ट्रैफोर्ड एवन में वो पैदा हुए थे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हु इज कॉल्ड मिरियड माइंडेड मैन. तो मिरियड माइंडेड मैन किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है. मिरियड माइंडेड मैन मतलब क्या होता है? तो मिरियड माइंडेड मैन मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी. तो जो भी बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है उसको हम कहते हैं मिरियड माइंडेड मैन. इनके पास इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल क्वालिटीज़ थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ थॉट्स थे, इतना ज़्यादा स्किल थी कि ये मानव द्वारा फील किए जाने वाली, एक ह्यूमन बीइंग द्वारा फील किए जाने वाले सारे इमोशंस को बहुत अच्छे वर्ड्स में, बहुत अच्छे डिक्शंस में यूज़ करके अपने ड्रामा के माध्यम से इन ह्यूमन बीइंग की रेस को एक मैसेज देते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग के जो इमोशंस हैं उनको कैसे प्योरीफाई करके, उनको कैसे डिक्शंस के वर्ड्स ऑफ चॉइस
डिक्शन इज कॉल्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर शब्दों का जो चयन है इनका वो बहुत ज़्यादा शानदार है और शब्दों के चयन के माध्यम से ही ये अपने ड्रामा को इतना ज़्यादा रियलिस्टिक और इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव बना पाए। तो जब ये कार्य वो कर रहे थे तो उनको एक उपाधि दे दी गई, दैट वाज कॉल्ड मिरियड माइंडेड मैन, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इंसान की भावनाओं को शब्दों में कैसे उसकी रचना कर कैसे ड्रामा को इन्होंने एक ऐसा ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया है, ये जितने भी ड्रामा इन्होंने बनाए हैं इन सब ड्रामा से एक पूरी ह्यूमन काइंड रेस को एक मैसेज मिलता है, एक मॉरल मिलता है और इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है ये कि ज़रा भी नहीं लगता कि वास्तविकता और फिक्शन में कुछ डिफरेंस है। सबको ऐसा ही फील होता है इनके ड्रामास देखने के बाद में कि ये सारी घटनाएं तो हमारे जीवन में घटित होती हैं, हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो जितना भी सोसाइटी का मिरर है वो मिरर ये अपने ड्रामास के थ्रू अपने ऑडियंस को कन्वे करते हैं और इसी मिरर के साथ ये क्या करते हैं तो ये एक मैसेज भी कन्वे करते हैं, मॉरल वैल्यूज को रिवाइव करने का काम भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते, अब ये सत्यमेव जयते का जो लेसन है ये किसी एपिसोड के साथ अटैच करके अगर बताया जाए तो हमारा बिलीफ और कंफर्म हो जाता है। जैसे हमने सुल्तान मूवी में देखा है कि बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद अंतिम विजय किसकी होती है? सुल्तान की। इन द सेम मैनर ऑल द प्लेज एंड ड्रामास created and written by William Shakespeare do carry this moral values every time। और जब भी ये मॉरल वैल्यूज को हम देखते हैं तो एक कंफर्मेशन मिलता है कि हम अपने जो अच्छे काम कर रहे हैं, हम इतना ईमानदारी से जो आपकी क्लासेस ले रहे हैं, तो हमें भी एक कंफर्मेशन मिलता है कि सत्यमेव जयते। हमारे इस प्रयास को आपके द्वारा ज़रूर मोटिवेट किया जाएगा और हम सभी यानी कि जो मेरी क्लासेस को देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स आचार्य क्लासेस में क्लास ले रहे हों वो टीचर्स, इन सभी का ये जो कंबाइन करके हुए जो ये एफर्ट्स दिए जा रहे हैं ये ज़रूर एक ना एक दिन फ्रूट्स बियर करेंगे। तो यहाँ पर ये मिरियड माइंडेड मैन कौन कहलाता है? तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। फिर इनके बारे में क्या है तो ही इज द पर्सोना फेमस, बेसिकली फेमस फॉर ड्रामास। और इनके जो ड्रामास टोटल हैं वो कितने हैं? 37 प्लेज एंड ड्रामास वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 10 ट्रेजेडीज वर देयर, 10 हिस्टोरिकल प्लेज वर देयर एंड 17 कॉमेडीज वर देयर। तो इस तरह से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है कि 37 जो प्लेस हैं उसमें ट्रेजेडीज कितनी है, कॉमेडीज कितनी है और हिस्टोरिकल प्लेस कितने हैं। हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि क्रमबद्ध तरीके से किसी राजा के बारे में, रानी के बारे में अगर वर्णन किया गया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर हाईलाइट किया गया है, देन इट विल बी कॉल्ड एज हिस्टोरिकल प्ले। तो ये क्वेश्चन आपसे एज अ फैक्ट पूछ सकते हैं कि ट्रेजेडीज कितनी है, हिस्टोरिकल प्लेस कितने हैं और कॉमेडीज कितनी है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारा याद करने का कंटेंट है, इसमें समझाने का पार्ट कम है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर आपको वीनस एंड एडोनिस याद रखना है। इट इज अ नैरेटिव पोएम एंड रेप ऑफ लुक्रेसी इज ऑल्सो अ नैरेटिव पोएम। और सोनेट्स कितने हैं तो 154 सोनेट्स हैं। तो ये सारा मटेरियल आपका 15 मिनट का याद करने का है। तो ये 15 मिनट का मटेरियल जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसको क्या करना है तो 2 गोली सुबह और 2 शाम को जरूर लेनी है, यानी कि 2 बार रिवीजन सुबह और 2 बार आप शाम को ये रिवीजन जरूर करें। इससे आपको ये चीजें याद हो जाएगी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोसीजर पर, दैट इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल। और वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल क्या है तो यहाँ पर हमने देखा था कि इनके ड्रामा का जो मुख्य आधार है वो क्या रहता है? ड्रामा का मुख्य आधार रहता है रिवेंज, बदला। और बदले के साथ साथ ये ड्रामा कैरी करता है क्या? मॉरल वैल्यूज। तो अब यहाँ पर हमारे वापस एक क्वेश्चन इमर्ज होता है कि यहाँ पर ये जो ड्रामा है जो मॉरल वैल्यूज को रिवाइव कर रहा है, तो इस तरह से जो ट्रेजेडी है और ये जो विलियम शेक्सपियर पंकज उदास बने हुए ट्रेजेडी किंग, तो ये जो ट्रेजेडी किंग है तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि ट्रेजेडी कितने तरह की होती है। और शेक्सपियर ने जो अपनी ट्रेजेडीज लिखी वो सबसे ज्यादा फेमस हुई और आज तक भी उनके जो ट्रेजेडीज हैं, जो वर्ड्स हैं, जो सलीलकी हैं वो रेलेवेंट हैं। तो
ट्रेजेडी कितने टाइप की होती है और विलियम शेक्सपियर ने कौन सी ट्रेजेडी को फॉलो किया, इतना नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल पर, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज आर देयर एंड विच ऑफ देम इज फॉलोड बाय विलियम शेक्सपियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज वर देयर। तो ट्रेजेडी मतलब ऐसा नाटक जिसका अंत कैसा होता है, दुखांत। जैसा कि हिंदी मूवीज में भी आपने देखा है, पुराने जमाने की मूवीज में, उसमें क्या हो रहा था, दुखांत नाटक, यानी कि जो नाटक का अंत है उसमें क्या हो रहा है, हीरो और हीरोइन दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ट्रेजेडी मतलब दुखांत नाटक। तो दुखांत नाटक को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दो डिविजन्स क्या हैं, व्हाट आर दोज टू बाइफर्केशंस। तो इन दो डिविजन्स में आप देखें, देखिए बिल्कुल फिल्टर्ड मटेरियल आपके पास लाया जा रहा है, इससे एक्स्ट्रा न तो आपको समझना है और न जानना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम पैटर्न, आपके प्रीवियस क्वेश्चन के जो पेपर्स हैं उसमें ये सारी चीजें ही पूछी गई है, उससे बाहर कुछ नहीं आया है। तो उसी को हम डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि इसी टॉपिक को मैं और बहुत सारी स्टाइल से पढ़ा सकती हूँ, बहुत सारे फॉर्मेट्स में पढ़ा सकती हूँ, बट दैट इज इररिलेवेंट फॉर यू बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर टीजीटी एग्जाम्स, और उसमें इस तरह का पैटर्न ही पूछा गया है। तो ट्रेजेडी दो तरह की होती है। पहली ट्रेजेडी कौन सी, क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल मतलब क्या, क्लासिकल मतलब पुराना, ठीक है। और एक होती है रोमांटिक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी, ठीक है। इस तरह की दो ट्रेजेडीज पाई जाती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड रोमांटिक ट्रेजेडी। क्लासिकल में हमने देखा कि ये, इसका जो लिटरल मीनिंग मैं बोल रही हूँ, ओल्ड, ठीक है। क्लासिकल ट्रेजेडीज में क्या होता था, तो क्लासिकल ट्रेजेडीज में आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, फिर मैं इसको बाइफरकेट करके आपको एक टेबल के फॉर्मेट में बता देती हूं। देखिए वापस यहां पर मैं लिख रही हूं क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी। इसका हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज दैट क्लासिकल एंड व्हाट इज रोमांटिक ट्रेजेडी। बोथ वर व्हाट, बोथ वर द ट्रेजेडीज। ये भी ट्रेजेडी है, ये भी ट्रेजेडी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो क्लासिकल ट्रेजेडीज में हम देखेंगे कि क्लासिकल ट्रेजेडी क्या है, ये ग्रीक कन्वेंशंस पर आधारित है। जो भी ग्रीस में जो ड्रामास प्ले किए जाते थे, जो ट्रेजेडीज प्ले की जाती थी, उसमें ग्रीक कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता था। किसमें, क्लासिकल ट्रेजेडीज में। क्लासिकल ट्रेजेडीज का जो भी मुख्य थीम होता था, जो परंपरा होती थी, जो स्टाइल होती थी, जो तरीका होता था, वो किस पर आधारित था, ग्रीक कन्वेंशंस पर आधारित था। एक बात ये, दूसरी बात ये कि इसमें 3 यूनिटीज को फॉलो किया जाता था। These 3 unities were designed by Aristotle and that was followed in classical tragedy. Next देखें, ये 3 यूनिटीज को फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट इसमें देखें, इट वॉज डाइडैक्टिक। ये कैसी होती थी, उपदेशात्मक होती थी। जैसे कोई भाषण दे रहा हो, बस सुन लिया और बात खत्म, प्रवचन जैसे। तो उपदेशात्मक जब होगी तो देन इट इज कॉल्ड डाइडैक्टिक। इसमें 3 यूनिटीज होती थी, बिल्कुल होती थी, एंड दोज 3 यूनिटीज वर एक्शन, प्लेस एंड टाइम। ये 3 यूनिटीज किसने बताई थी, एरिस्टोटल ने बताई थी। ये ग्रीक परंपरा के ड्रामास को फॉलो करता था, ग्रीक परंपरा के रूल्स को फॉलो करता था। एंड क्लासिकल ट्रेजेडीज डू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो ये पॉइंट्स हमने देखे किसके, क्लासिकल ट्रेजेडी के, कि इसमें ग्रीक परंपरा है, 3 यूनिटी है, डाइडैक्टिक है, डाइडैक्टिक यानी उपदेशात्मक। जब भी उपदेश दिए जाते हैं उसको डाइडैक्टिक कहते हैं। वो इतना रियलिस्टिक वाला फील नहीं हो पाता है उसमें। और फिर हमने देखा कि इसमें बहुत सारे नियम, कायदे, कानून ये सब थे। ये क्या हुई, क्लासिकल ट्रेजेडी। लेकिन शेक्सपियर ने जो फॉलो किया दैट वाज रोमांटिक ट्रेजेडी। अब ये रोमांटिक ट्रेजेडी क्या है भाई, तो रोमांटिक ट्रेजेडी का मतलब आप बिल्कुल भी 14 फैब से नहीं लेंगे। रोमांटिक का मतलब आप बिल्कुल भी
इसको कह सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू फील. रोमांटिक मीन्स फील ऑफ इमोशंस, दैट इज कॉल्ड रोमांटिक. तो यहाँ पर रोमांटिक में मुख्य बात क्या आ रही है, फील ऑफ इमोशंस नहीं आ रही है. रोमांटिक में यहाँ पर बात आ रही है कि ग्रीक कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया जाता था. रोमांटिक ट्रेजेडी में ग्रीक कन्वेंशंस को, जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं कि दुखान नाटक में ऐसा होता है, यूं होता है, वो होता है, वो हम फॉलो नहीं करेंगे. किसमें? रोमांटिक ट्रेजेडी में. फिर क्या था, 3 यूनिटीज को भी रोमांटिक ट्रेजेडी में फॉलो नहीं किया जाता है. जैसा कि मैंने बताया, एक्शन, प्लेस और टाइम, 3 यूनिटीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. कैसे? दंगल मूवी में गीता जो है वो रेसलिंग कर रही है और रेसलिंग करती करती अचानक दूसरे सीन में आता है कि वो अब जवान हो चुकी है. या फिर अमिताभ बच्चन का कोई रोल प्ले कर रहा है छोटे बच्चे का, वो छोटा बच्चा ठेला चला रहा है और ठेला चलाते चलाते ही फिर नेक्स्ट सीन आता है कि वो अमिताभ बच्चन बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बन चुका है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज यूनिटीज ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम. ऐसा हो सकता है क्या कि आपने एक सीन में तो देखा कि यहाँ पर जो है बच्चा 6 साल का है और दूसरे सीन में देखा कि वो अब 30 साल का प्रौढ़ व्यक्ति बन चुका है. तो ऐसा रियलिस्टिक तरीके से पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर क्लासिकल ट्रेजेडी तो क्या फॉलो करती थी, ये सब कन्वेंशंस को फॉलो करती थी, एक्शन, प्लेस एंड टाइम, कि अचानक से 6 साल का बच्चा 30 साल का प्रौढ़ व्यक्ति नहीं बन सकता. लेकिन रोमांटिक ट्रेजेडी में ऐसा कोई रूल नहीं है. 30 साल का बच्चा आपका 90 साल का व्यक्ति भी बन सकता है, 30 साल का प्रौढ़ व्यक्ति 90 साल का बन सकता है, 6 साल का बच्चा 20 साल का बन सकता है, whatever it is. It is all depending on what? The demand of the character. तो यहाँ पर ये 3 यूनिटीज को भी रोमांटिक ट्रेजेडी में फॉलो नहीं किया जाता. ग्रीक कन्वेंशंस को भी फॉलो नहीं किया जाता. डाइडेक्टिक, उपदेशात्मक को भी फॉलो नहीं किया जाता. उसकी जगह क्या है, ये ह्यूमनिस्टिक है. उसकी जगह क्या है, ये रियलिस्टिक है. ये बहुत वास्तविकता के क्लोज है. यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ उपदेश. उपदेश से हम इतना ज्यादा क्लोज नहीं हो पाते जितना हम व्यवहारिक जो ज्ञान हमको मिलता है, जो रियलिस्टिक ज्ञान मिलता है, उससे हम बहुत ज्यादा करीब अपने आप को पाते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हमारा ही कोई चित्रण जो है वो ड्रामा में कर रहा है, ड्रामा के रूप में कर रहा है. तो ऐसा जब चित्रण किया जाता है, ऐसे जब ड्रामास को प्ले किया जाता है, बिकॉज ड्रामा इटसेल्फ मीन्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज. तो यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस होता है थ्रू वेरियस कैरेक्टर्स, हमें क्या लगता है कि वो हम ही तो हैं और हमारा ही चित्रण कैरेक्टर्स के माध्यम से किया जा रहा है. दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक. तो रोमांटिक ट्रेजेडी में क्या होता था, रियलिस्टिक थीम्स और मोटिव्स को लिया जाता था, ह्यूमनिस्टिक तरीके को अपनाया जाता था, मॉरल वैल्यूज को बताया जाता था, और ये बिल्कुल भी उपदेशात्मक नहीं थे. जैसे कहते भी हैं कि बुद्धि बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है. तो ये ठोकर खाना क्या हुआ, दैट इज द रियलिस्टिक वे ऑफ लर्निंग द लाइफ. तो यहाँ पर ये रियलिस्टिक तरीके को अपनाते थे, ये डाइडेक्टिक तरीके को अपनाते थे. फिर क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशंस. अभी मैंने बात करी कि रोमांटिक ट्रेजेडी मतलब क्या, फील एंड इमोशंस. यहाँ पर संवेदनाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. सो व्हेन the priority is given to feel and emotions and thoughts, so there will be negligence for rules and regulations. तो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को भी इतना फॉलो नहीं किया गया. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजीली हमने समझ लिया कि क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस है. तो क्लासिकल ट्रेजेडी के ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो ना हो, लेकिन रोमांटिक ट्रेजेडी के ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. क्यों? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर चैप्टर, दैट इज विलियम शेक्सपियर. क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, इसलिए हमें याद होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर की जितने भी, जो वो फेमस हुआ ड्रामा की वजह से, जैसे शाहरुख खान पहले फेमस नहीं था, सैनिक वैनिक का कोई सीरियल किया, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन जैसे ही बाजीगर मूवी आई वो रातों रात एक स्टार बन गया. तो उसी तरह से विलियम शेक्सपियर, पहले उसके खानदान में कोई ऐसा प्ले राइटर नहीं था जो इतना फेमस बन सके, और वो रातों रात जो फेमस बना, वो कैसे बना, उसके ड्रामास से बना. और ये ड्रामास जो हैं उसको बहुत ज़्यादा उसने प्रसिद्धि दिलाई. इन ड्रामास ने विलियम शेक्सपियर को जो प्रसिद्धि दिलाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसके ड्रामास का जो बेस था, फंडामेंटल आइडिया जो था, वो कैसी ट्रेजेडी थी. सो दैट वाज रोमांटिक ट्रेजेडी एंड नॉट
क्लासिकल ट्रेजेडी। और रोमांटिक ट्रेजेडी क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूं कि रोमांटिक ट्रेजेडी में इमोशंस वर गिवन प्रायोरिटी, ग्रीक कन्वेंशंस वर अवॉइडेड, थ्री यूनिटीज वर नॉट एट ऑल फॉलोड, इट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियों पर निर्भर करता था। अगर 6 साल के बच्चे को 30 साल का प्रौढ़ व्यक्ति दिखलाना है ड्रामा में तो हो जाता था। अगर ऐसा बताना है यूनिटी ऑफ प्लेस कि कोई व्यक्ति पेरिस में है और उसे बताना है कि वो कैलिफोर्निया पहुंच चुका है, बता देंगे। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सीन पेरिस में हुआ और दूसरा इंडिया में कर्नाटका में हो रहा है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट यहां पर पॉसिबल था। डायडेक्टिक है, यहां पर उपदेशात्मक नहीं है, रियलिस्टिक। यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। आई मीन टू से रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब क्या, तो ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब यहां पर मीटर, राइम, स्कीम एंड एवरीथिंग। दिस वाज डिस्कस्ड इन व्हाट, द क्लासिकल ट्रेजेडी। जैसा कि हम पोएट्स में भी करते हैं ना, हम पोएट्री में क्या करते हैं, राइम और मीटर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म में इमोशंस को, फील को, इस तरह के किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया गया। ऑल्दो राइम एंड मीटर इज रिलेटेड टू पोएट्री, लेकिन यहाँ पर ड्रामा में, मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि ड्रामा में जो फॉलो किया जाता है वो क्या है, गद्य है। ठीक है, ऑल्दो इट इज हैविंग द एसेंस ऑफ व्हाट, पद्य, इट इज हैविंग द एसेंस ऑफ पोएट्री ऑल्सो। कहीं कहीं लाइनें ऐसी हैं जो पोएट्री से भी इंटरकनेक्ट होती हैं, लेकिन ड्रामा का जो मुख्य आधार है वो क्या है, गद्य। क्लासिकल ट्रेजेडी का भी मुख्य आधार गद्य, दैट इज प्रोज। रोमांटिक का भी प्रोज, दैट इज गद्य। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता था। तो व्हाट वर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस? Although they were related to sonnets and poetry and this and that, rhyme, scheme and meters, but यहाँ पर rules and regulations क्या, 3 unities। ये 3 यूनिटीज को ही हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम दे दिया कि भाई ऐसे कैसे छोटा सा बच्चा अचानक से बड़ा हो गया, दैट इज व्हाट, रूल। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो करते थे और यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता था। तो कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता था मतलब क्या ये स्वतंत्र थे, स्वच्छंद थे? नहीं। इनको किसका लायबिलिटी क्या थी इनकी, कि समाज का दर्पण बनना। ऐसा प्ले राइट लिखे जो क्या हो, समाज के बारे में, समाज के जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो हॉट इश्यूज हैं, उनको प्रदर्शित करने का काम, उनको डिपिक्ट करने का काम एक राइटर का होता है। और वो राइटर उस प्रेजेंट कंडीशन में, उस प्रेजेंट एज में, उस प्रेजेंट एलिजाबेथन एरा में वो क्या कर रहा है, उसका ड्यूटी बनता है कि वो समाज के, सोसाइटी के बारे में बताए और रियलिस्टिक तरीके से बताए और ह्यूमनिस्टिक मॉरल वैल्यूज के साथ बताए। तो यही काम किया विलियम शेक्सपियर ने। ऑल दोज ट्रेजेडीज विच आर रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, अब आपके क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू रोमांटिक ट्रेजेडी। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा है कि मैम प्लीज राइम, रिदम और मीटर्स में क्या डिफरेंस है, इसका भी एक क्लास आप लीजिए। देखिए, आप इत्मीनान रखिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस भी करती हूँ कि जो मुझे आपके कमेंट्स उसमें से सूटेबल लगे और आप बार बार उसका जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको मैं ज़रूर आगे आने वाली क्लास में लेके आऊँगी। वो सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मैं वो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, वो फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए, क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी का फैक्ट हमें नहीं पता होता और जब एग्जाम में आता है तो हम सरप्राइज रह जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि ट्रेजेडी कितने टाइप की होती। ये आपके एग्जाम के लिए काम की। अब मैंने एक बात और बताई है कि आई डू परसिस्ट सम वेरियस स्टाइल्स ऑफ इलैबोरेटिंग दिस ड्रामास। तो ड्रामास की जो स्टाइल्स हैं उसमें टीजीटी के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो प्लेज हैं, हमारे जो ड्रामास हैं, उसमें जो स्टोरी है उसका क्रक्स समझ लेंगे, उसका निष्कर्ष समझ लेंगे एंड दैट्स इट। उस स्टोरी में से क्या आएगा, दे विल नेवर बी आस्किंग यू अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द स्टोरी, देन व्हाट दे विल आस्क अबाउट लिटरेरी डिवाइस, अबाउट द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड अबाउट इंपॉर्टेंट कोटेशंस ऑफ द ड्रामा। वो चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए बनिस्बत इसके कि वो जो राइटर है उसकी क्या मानसिक दशा थी, फिर और क्या चीज़ें समाज में हुई,
फिर ऐसे समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो राइटर ने कितनी पत्नियां बनाई या कितनी जो वाइफ्स थी उसका नंबर बताएं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कभी नहीं पूछे जाते हैं। और इवन मैं तो ये तक कह रही हूँ कि प्लेज और ड्रामाज में से भी आपसे क्या पूछा जाएगा, दे विल बी ओनली एंड ओनली आस्किंग यू द कोटेशंस टू विच दे विल बी आस्किंग यू दैट दिस कोटेशन इज रिलेटेड टू विच ड्रामा। बस इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैटर्न जो है टीजीटी का वो यही है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि क्लासिकल ट्रेजेडी क्या है और रोमांटिक ट्रेजेडी क्या है। अब इससे आगे हम सीखेंगे कि इस रोमांटिक ट्रेजेडी के हीरो, इस रोमांटिक ट्रेजेडी के किंग दैट इज कॉल्ड विलियम शेक्सपियर, इनकी सबसे फेमस ट्रेजेडी में लेने वाली हूँ एंड दैट इज ऑल्सो हैविंग द थीम ऑफ रिवेंज। और वो रिवेंज और वो बदला क्या नाम से है, तो दैट इज कॉल्ड हेमलेट। तो हेमलेट का जो ये ट्रेजेडी है दैट इज कॉल्ड रिवेंज ट्रेजेडी, उसकी शॉर्ट स्टोरी हम देखेंगे। और शॉर्ट स्टोरी देखते ही हम क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली जंप टू दी कोटेशंस which are the prominent quotations given in the play that is called Hamlet। उन quotations को हम याद कर लेंगे कि कौन से कैरेक्टर ने ये कोटेशन कही है और इन कोटेशंस का मतलब क्या होता है, एंड दैट्स इट। इस तरह से हम प्लेज को थोड़ा थोड़ा एक एक करके सारी की शॉर्ट समरी और कोटेशंस को याद करेंगे और उसके बाद में ये विलियम शेक्सपियर का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम अपनी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे। उस टेस्ट सीरीज में आपसे डिस्कशन होगा, आपके सजेशंस लिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये सारी क्लासेस आपके लिए कितनी फ्रूटफुल और बेनिफिशियल प्रूव हो रही हैं। So be prepared for the another class that is called the complete class for the revenge tragedy। और इस revenge tragedy में हम वो सब कुछ जानेंगे जो कि एग्जाम के लिए यूजफुल है। So till then, goodbye all of you. Thank you.